हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज हम लोग हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसके साथ साथ वहीं पे ही मौजूद प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो हमारी ऐप है दैट इज सिविल स्टैफ हिमाचल, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या जो हमारा पोर्टल है civilstaffhimachal.spa.com, वहां पे जाके भी आप जो है वो जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के ऊपर अलग अलग इनिशिएटिव हैं जिनमें प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है 2010 से 2020 तक, उनके ऊपर भी वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे, उनको देख सकते हो। मेंस के जो वीडियो लेक्चर्स जिस सीरीज को आप लोग स्पेसिफिक टाइम पे देख रहे हो, इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं जो यूट्यूब चैनल एंड जो हमारा ऐप है उसके ऊपर मौजूद है। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग जो टेलीग्राम चैनल हमारा है हिमाचल प्रदेश जी की तूफानी पहाड़ी, उसको ज्वाइन करिए। वहां पे टाइम टू टाइम हम लोग अलग अलग चीजें जिसमें डेली करंट अफेयर स्पेसिफिकली जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के सवाल जो है, कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, तो आज देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न, किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव मेजर्स adopted by the British in the area of social reform in India ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो जहां पे देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, ये इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कुछ, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं तो वहां पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डाला जाता है, ये देखने के लिए कि आप उनको कैसे अप्रोच करते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये बस ये देखते हैं कि अच्छा लेजिस्लेटिव मेजर्स पूछे गए हैं 19th सेंचुरी के, और लिखना शुरू कर देते हैं जो अलग अलग एक्ट्स, जो चाहे रेगुलेटिंग एक्ट्स है या चार्टर एक्ट्स है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, क्लियर, या इंडियन काउंसिल एक्ट्स हैं, जो हमें स्पेशली 19th सेंचुरी में पास होते हुए देखने को मिले हैं, उनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किए गए हैं, आपको उसको एड्रेस करना है। तो यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर आधारित है आपका ये क्वेश्चन, जहां पे जो अलग अलग लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, यानी कि अलग अलग कानून जो पास किए गए हैं, क्लियर, सोशल रिफॉर्म सेक्टर में स्पेसिफिकली यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड जो एक्ट्स हैं जो 19th सेंचुरी में पास हुए हैं, उनको डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में जो है वो आपने क्लियरली मेंशन करना है कि क्यों, कब और किस लिए जो है या कब जो है वो ये स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव मेजर्स या कानून जो हैं वो हमारे देश के अंदर 19th सेंचुरी में, यानी कि 1800 से लेके 1900 के बीच में पास किए गए। क्लियर? तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जब आप लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स रीड करते हो तो वहां पे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में मैक्सिमम जो हमारी सोशल रिफॉर्म्स हैं वो 19th सेंचुरी में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो स्पेसिफिक टाइम पे जब सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, यहीं पे ही हमारे देश के लोग कुछ कुरीतियों के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, तो साथ में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी हमारे लिए अलग अलग लेजिस्लेटिव मेजर्स जो है वो लेके आ रही थी। तो उन लेजिस्लेटिव मेजर्स को आप लोगों ने अपने आंसर के अंदर लिखना है। क्लियर? ये अलग बात है कि कुछ लोग उन लेजिस्लेटिव मेजर्स को नेगेटिव भी ले रहे थे कि अननेसेसरी हमारा जो रिलीजन है उसमें इंट्रूजन है, क्योंकि उससे पहले हमारे जो आंतरिक या धार्मिक मामले हुआ करते थे वहां पे जो रूलिंग कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया करती थी। तो दोनों साइड हैं इसके, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे एड्रेस करना है। तो जैसे सबसे पहले है बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1870। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1870 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर कुछ कम्युनिटीज में बंगाल एरिया में देखने को मिलते थे। क्लियर? जहां पे बच्चियां जो है उनकी हत्या कर दी जाती थी। क्लियर? तो यहाँ पे जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1870 पास हुआ उसमें स्पेशली जो है वो फीमेल इन्फेंटिसाइड को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके साथ साथ जब भी कोई पैदा होता था, चाहे लड़का है या लड़की है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, और अगर लड़की होगी तो कुछ सालों के बाद वहां पे देखा जाता था कि वो लड़की जो है वो जीवित है या नहीं है। तो इस तरीके से ये हमें सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो, या सोशल रिफॉर्म्स के लिए लेजिस्लेटिव मेजर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बंगाल सती रेगुलेशन 1829 आप सब लोगों ने सुना ही होगा। राजा राममोहन रॉय जो हैं वो, उनको काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूटर माना जाता है, जहां पे जो सती प्रथा है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। पहले बंगाल में हुआ और उसके बाद जो हमारी बाकी प्रोविंसेस थी दैट इज मद्रास एंड बॉम्बे, वहां पे भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। जो चार्टर एक्ट 1833 है वहां पे स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था। अगर आप लोगों ने इसको ढंग से पढ़ा है तो आप लोगों को आई होप इसके बारे में आइडिया होगा। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कॉन्ट्रीब्यूशन से दी विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास हुआ, जिसमें विडो रीमैरिज जो थी उसको लीगलाइज कर दिया गया। 1891 में एज ऑफ
कंसेंट एक्ट पास हुआ जहां पे लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको 10 साल से बढ़ा के 12 साल कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर्स है, अगर इनमें से आप 3 या 4 भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्लियर। लेकिन ध्यान रखिए ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े जरूर हैं, बट क्या उस स्पेसिफिक टाइम पे उस प्रेशर सिचुएशन में आप इतना सोच पाओगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाओगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही कारण है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेंस आंसर राइटिंग, क्लियर। तो आप लोगों को जितना सोचोगे, जितना एनालाइज करोगे, उतना आप लोगों के लिए आसान रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को नहीं मिला है जो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, जहां पे बहुत ज्यादा आप लोगों को ऐसा सवाल पूछ लिया गया जो शायद आपने जो रिकमेंडेड बुक्स एनसीईआरटीज उनमें नहीं पढ़ा है। तो आसान सवाल आते हैं, तो आसान सवालों के साथ अगर जस्टिस करोगे तो चांसेस रहेंगे कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे फाइनल एग्जाम के अंदर, क्लियर। तो जितना है पहले ही प्रैक्टिस करके जाइए, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा सवाल है मेंशन दी। मेंशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ब्रीफली बताना, ठीक है। मेंशन दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है किसी चीज का ओरिजिन और उसके साथ साथ उसकी डेवलपमेंट ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। तो यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है कि कहाँ की सत्याग्रह मूवमेंट की बात हो रही है, क्योंकि सत्याग्रह मूवमेंट में हमें साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलती है, क्लियर। नेल्सन मंडेला जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे, मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे स्पेसिफिक मूवमेंट से। लेकिन क्योंकि इसकी जो ओरिजिनेशन, इसकी जो शुरुआत है वो हम लोग महात्मा गांधी के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो बेसिकली आप लोगों को जो सत्याग्रह मूवमेंट है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि उसका ओरिजिन और उसकी डेवलपमेंट जो है वो अपने आंसर के अंदर लिखनी थी। 4 मार्कर क्वेश्चन था, 60 वर्ड्स में आपने इसको एड्रेस करना था। देखिए इंट्रोडक्शन आपकी मर्जी है, मैंने आपको बताया भी है। अगर आपके पास कंटेंट स्पेसिफिक कंटेंट कम है तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ज्यादा लिख सकते हो। अगर स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो ज्यादा है तो डायरेक्टली या तो आंसर लिखिए या 1 लाइन में या 1.5 लाइन में जो है वो अपनी इंट्रोडक्शन, जहां पे सत्याग्रह का कंसेप्ट जो है या सत्याग्रह मूवमेंट को रेफरेंस दे सकते हो, जहां पे आप महात्मा गांधी जी के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जो है वो आप लोग रिलेट कर सकते हो, या जो क्वेश्चन है वो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जो है उसको लिखना है, ना कि सीधा सत्याग्रह के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो अगर हम सत्याग्रह के हिस्टोरिकल जो रेलेवेंस है उसकी हम बात करेंगे, तो इसका जो कंसेप्ट का ओरिजिन है वो हम लोगों को एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलता है, स्पेशली जैनिज्म के अंदर। काइंड ऑफ बुद्धिज्म में भी नॉन वायलेंस की बात की जाती है, क्योंकि अगर मैं सत्याग्रह को 2 तरीकों से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा तो पर्सनली सत्याग्रह का मतलब है कि हमेशा आपने सच बोलना है, सच की राह पे चलना है। और पॉलिटिकली सत्याग्रह का मतलब यह है कि नॉन वायलेंस को यूज करके जो आपका एनिमी है उसको आपने डिफीट करना है। तो सच और नॉन वायलेंस जब मिलती है तो कहीं ना कहीं वहां हमारी सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो उसकी शुरुआत होती है, जिसमें पर्सनल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाता है। तो इसका जो ट्रेस है, जहां पे हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो आप लोग इसको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से शुरू कर सकते हैं, क्लियर। और कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी है, जहां पे उनका बचपन बीता, वो भी जो जैनिज्म था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे स्पेशली, क्लियर। तो कहीं ना कहीं उनके जो थॉट प्रोसेस था उसमें ये जो नॉन वायलेंस की बात थी, सच्चाई की बात थी, ये हम लोगों को देखने को मिलती थी। तो पहली बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जहां से या जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया उनका माइंड जो है उस पर एंशिएंट जो टाइम पीरियड के हमारे फिलोसफीज है उनका क्या इंपैक्ट है उसको आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। सेकंड आ गया मॉडर्न इन्फ्लुएंस आ गया। जब महात्मा गांधी बड़े हुए तो वो बहुत ज्यादा लियो टॉल्स्टॉय की अगर हम बात की जाए, थॉरो की अगर हम बात की जाए, तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, क्लियर। तो वहां पे भी जो है वो सत्याग्रह को मेंशन किया गया है। तो मॉडर्न इन्फ्लुएंस में आप जो है वो बुक्स की बात कर सकते हो जहां से इनकी इन्फ्लुएंस है, क्लियर। और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली इसका डेवलपमेंट 1906 में, जहां पे सबसे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी भारतीयों के साथ, एशियंस के साथ जनरली एंड स्पेसिफिकली भारतीयों के साथ, उसके खिलाफ जो उन्होंने वहां पे सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिर यही बात में आप लोग जो है उसको खेड़ा में देख सकते हो, चंपारण में देख सकते हो, क्लियर। तो अलग अलग जगहों के ऊपर जो है आपको सत्याग्रह मूवमेंट जो वो देखने को मिली, और अल्टीमेटली यही मूवमेंट है जिसने कहीं ना कहीं हम लोगों को आजादी दिलवाने में काफी ज्यादा सहायता की। तो बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम लोगों ने कंसेप्ट और उसके साथ साथ उसकी जो डेवलपमेंट है, जो बाद में इंडिया के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं, वो आपको अपने आंसर के अंदर लिखना था, क्लियर। चलिए लास्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये 4 मार्कर नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया है यहाँ पे। ये 20 मार्कर क्वेश्चन है, 400 वर्ड्स में आपने इसको लिखना है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है इसको 400 वर्ड्स में लिखना थोड़ा सा मुश्किल था, क्लियर। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे फिर अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपना जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे। आपके पास 4 पेजेस के आसपास का जो है वो जगह रहता है 400 वर्ड्स,
300, 350, पौने 400 शब्द भी आप लिख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो। क्लियर? तभी कहा जाता है कि पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़े शब्द लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट छोटे शब्द लिखते हैं, कईयों में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको एक ऑप्टिमम जो अपना स्पेस है उसको आपने यूज़ करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत खुला लिखते हो, नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन 400 शब्दों की जगहों में जो आप 150 शब्द या 200 वर्ड्स ही लिख रहे हैं, जो नॉर्मली हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है। क्लियर? तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो आंसर राइटिंग है पहले ही करके जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे एग्जामिनेशन का। तो देखिए सवाल हमारा है, द कांग्रेस एजेंडा ऑफ नेशनल यूनिटी वाज अंडरमाइंड बाय द इवेंट्स बिटवीन 1937 एंड 1939। कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश को इकट्ठा रखना चाहती थी, वो किसी भी तरह के विभाजन में विश्वास नहीं करती थी, उसको जो इवेंट घटित हुए 1937 से 1939 के बीच में उन्होंने अंडरमाइन किया। और उसके साथ साथ ऑल्सो हाईलाइट द कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, यानी कि जब आप लिखोगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स थे, तो वहां पे आपको रिलेट करना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है उसकी कितने हद तक इसकी जिम्मेवारी थी, क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी थी या नहीं थी। वैसे ऐसा नहीं हो सकता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर आजादी हुई, पार्टीशन हुई, तो कांग्रेस ने भी बाद में उसको रजामंदी दे दी थी। और कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट किया था पार्टीशन को, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एक 4 नंबर का सवाल जो है वो पूछा गया था कि वाई कांग्रेस एक्सेप्टेड इंडियन पार्टीशन। क्लियर? तो वहां पे कुछ फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे, तो उनको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो अल्टीमेटली कांग्रेस का भी इनिशियली तो नहीं था, क्योंकि इनिशियली चाहते थे सारे के सारे लोग जो वो इकट्ठे रहें, और कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती थी कि वो सभी धर्मों का रिप्रेजेंटेशन करती थी। तो कहीं ना कहीं 1937 से 1939 के बीच में धूमिल होते हुए देखने को मिले। वहां से उनको आइडिया लग गया कि जो मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे कांग्रेस पार्टी की उतनी ज्यादा पकड़ नहीं है, जो उससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। क्लियर? इससे पहले कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों की जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी मानी जाती थी। मुस्लिम लीग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मुस्लिम लीग जो है वो हमें धीरे धीरे स्ट्रांग होती हुई देखने को मिलती है। इवन दो जब 1937 में सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे, क्लियर, वहां पे मुस्लिम लीग किसी भी प्रोविंस में नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस जो वो 5 प्रोविंसेस में जीतती थी, 2 प्रोविंसेस में उसने जो है वो कोएलिशन में सरकार बनाई थी। क्लियर? लेकिन मुस्लिम लीग कहीं भी नहीं जीत पाई थी। इवन दो ये जो पंजाब वाले एरियाज थे, सिंध वाले एरियाज थे, या जो तुम्हारे बंगाल वाले एरियाज थे जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हुआ करती थी, वहां पे भी मुस्लिम लीग नहीं जीत पाई थी। बट इसके बाद 2 सालों में क्या हुआ कि 1946 में 90% जो सीट्स थी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में वो मुस्लिम लीग ने जीती। तो ये जो घटनाएं घटित हुई 1937 से 1939 के बीच में, उसके बाद भी वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया की पार्टीशन के लिए, जो देश की नेशनल यूनिटी थी उसको डैमेज करने के लिए, जिसके बाद हम लोगों को 2 नए देशों की या हमारे देश से एक नए देश की फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिली। क्लियर? तो यहां पे आपको अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मेंशन करने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, देखो यार यहाँ पे कोई डायरेक्टिव तो दिया नहीं गया है, तो अपने सीधा जो है वो जो पूछा गया है उसको आपने सीधा एड्रेस कर देना है। तो जैसे 1937 इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं काफी बड़े फैक्टर थे, जहां पे देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, पहला और दूसरा पॉइंट जो है उसको मैं साथ में ही समझाता हूं कि कांग्रेस कैसे कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हम लोग इसकी मान सकते हैं। कि जब 1937 के इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो काफी प्रोविंसेस के ऊपर इलेक्शन जीते। जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहां पे कृषक प्रजामंडल और उसके साथ साथ जो यूनियनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, क्लियर, उसने वहां पे इलेक्शन जीते। तो आसान भाषा में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहां पे मुस्लिम लीग तो नहीं जीत पाई, बट वहां पे कांग्रेस भी नहीं जीत पाई। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम थे उनकी रिप्रेजेंटेशन जो वो अगर मुस्लिम लीग में नहीं देखने को मिली आफ्टर 1937 इलेक्शन, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो कांग्रेस के पास भी नहीं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं शायद ये कांग्रेस का फेलियर था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स को अपने साथ नहीं लेके आगे बढ़ पाई, और जो रीजनल पार्टीज थी उन एरियाज की, वो पार्टीज जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में हम लोगों को जीतती हुई देखने को मिली। तो कांग्रेस की जिम्मेवारी आप यहाँ पे जो है वो उसको रिलेट कर सकते हो, उसको एसोसिएट कर सकते हो। और उसके साथ जब मुस्लिम लीग को कुछ भी नहीं मिला तो जिन्ना ने रिक्वेस्ट की कांग्रेस पार्टी से कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं उनको सरकार में हिस्सा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने उसको मानने से मना कर दिया, जिसके कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का जो फ्यूड था वो और ज्यादा वाइड होता रहा और ज्यादा बड़ा होता रहा। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ जो वो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के जो रिलेशंस थे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो और ज्यादा खराब होने शुरू हो गए, जो एग्जांपल के रूप में भी मैंने आपको कोट किया। इसके साथ जो है वो काफी रिपोर्ट्स आ रही थी। क्लियर? उस स्पेसिफिक टाइम पे एक शरीफ रिपोर्ट आई, क्लियर,
जो है वो 1939-38 में काफ़ी रिपोर्ट्स रिलीज़ की जा रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, कमिटीज़ बना के, जो ये बता रही थी कि किस तरीके से मुस्लिम्स के साथ हिंदू मेजोरिटी एरियाज जो है, हिंदू मेजोरिटी नेशन जो है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, कैसे उनके रिलीजियस टेक्स्ट का सम्मान नहीं किया जा रहा है, कैसे उनकी वुमेन का सम्मान नहीं किया जा रहा है, कैसे उनके जो रिलीजियस प्लेसेस उनको तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह के जब रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक डोमेन में आती हैं तो वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की पकड़ और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि वो मुस्लिम्स का जो ऑपरेशन था या नहीं था, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी जो इनके द्वारा रिलीज की गई थी, बाद में सरकार ने जो है उसको गलत माना था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो भय पैदा करने के लिए, स्पेशली जो मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसके मन में भय पैदा करने के लिए सक्सेसफुल रही। और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा फियर मुस्लिम्स के अंदर हुआ, जिसके कारण मुस्लिम लीग जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता रही थी पूरे के पूरे मुसलमानों का, वहां पे जो है वो उनका जो ध्यान है वो आकर्षित होना शुरू हो गया। तो 1937 तक अगर मैं ऐसा बात कहूं कि तब तक शायद दो देशों के विभाजन की बात भी बहुत ज़्यादा नहीं थी क्लियर। उसके बाद 1937 और 39 के बीच में जो इवेंट्स घटित हुए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमनल राइट्स होने शुरू हुए, हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक दूसरे को जो पहले भाइयों की नज़र से देखा करते थे, अब कुछ जगहों के ऊपर एनिमीज की नज़र से देखना शुरू हो गया। हिंदू महासभा, जहाँ एक तरफ एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग थी, वहीं पे ही उनको काउंटर करने के लिए जो वो हिंदू महासभा थी जो हिंदू अधिकारों की बात करती थी। तो अगेन, अगर दोनों गलत हैं तो सही है, अगर दोनों सही हैं तो ये भी सही है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को स्पेसिफिक टाइम पे प्रेजेंट कर रहे थे अपने अपनी, क्योंकि अब पहले देश की बात होती थी, पहले देश की आज़ादी की बात होती थी, लेकिन अब यहाँ पे कम्युनिटी की बात हो रही है कि मेरी जो कम्युनिटी है, मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, या इसी को ये अधिकार मिलने चाहिए, दूसरे को नहीं मिलने चाहिए, एजुकेशन में इसके पास ज़्यादा रिजर्वेशन होनी चाहिए, दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए, लेजिस्लेचर में इसको रिप्रेजेंटेशन तो दूसरे को ना दो। इस तरह के अलग अलग इश्यूज जो है वो हम लोगों को 1937 से 1939 के बीच में रेज होते हुए देखने को मिल रहे थे। क्लियर? तो ये सारा आसान भाषा में एक ही शब्द है इसका, कि जो कम्युनल एनवायरनमेंट आफ्टर 1937 इलेक्शन जो है वो शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं जो है वो बाद में देश के विभाजन का कारण बना। क्लियर? और उसके बाद जो है रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, जब 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो बिना कांग्रेस से पूछे ब्रिटिश जो एम्पायर था उसने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना साथी डिक्लेयर कर दिया था। वहां पे जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, जो मेजोरिटी ऑफ प्रोविंसेस में हम लोगों को देखने को मिलती थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और वो मुस्लिम लीग ने जब उसको बहुत जोर शोर से जो है वो सेलिब्रेट किया और ये डिक्लेयर किया कि आज हम लोग आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले 2 सालों तक, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स तक, कांग्रेस पार्टी जो है वो अलग अलग प्रोविंसेस के ऊपर रूल कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन 2 सालों में जो 2 पार्टीज थी, जो 2 बड़ी पार्टी थी, जिनमें एक पार्टी जो है वो उसको सो कॉल्ड हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन कहना शुरू कर दिया गया, और दूसरी पार्टी वो जिसने मुस्लिम्स, जिनका स्टार्टिंग में उनको कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हीं 2 सालों के अंदर जो है उसने अपना मुस्लिम बेस जो है इतना स्ट्रॉन्ग किया कि 1946 में जब नेक्स्ट टाइम हम लोगों को इलेक्शंस होते हुए देखने को मिलेंगे, तो वो बहुत ज्यादा सीट्स जो है वो वहां से जीतेंगे। और कहीं ना कहीं 1946 के जो इलेक्शंस थे वहां से क्लियर हो चुका था कि अब देश जो है वो एक साथ नहीं रहेगा, देश का विभाजन करना जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए, इवेंट तो मोरलेस तो एक ही है, क्लियर, कि जहां पे कम्युनलिज्म जो है, रीजनलिज्म, या कम्युनलिज्म स्पेसिफिकली, रीजनलिज्म तो नहीं कह सकते हैं, जहां पे धर्म के आधार के ऊपर जो है वो लोगों को विभाजित किया जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो पहले देश की बात करती थी, अब वो अपने धर्म की बात कर रही हैं, उनके अधिकारों की बात कर रही हैं, वो पूरे लोगों की, नेशन की बात नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो है वो अल्टीमेटली पार्टीशन का रीजन भी बना, और जो नेशनल यूनिटी जो कांग्रेस का एजेंडा था वो इन स्पेसिफिक 2 सालों में अंडरमाइन हुआ, और इसका रेमिफिकेशन आप लोग सब लोगों के सामने है। हिस्ट्री की यही ब्यूटी है कि जो गलतियां हम लोगों ने की हैं उनका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा है। तो यही कारण है, हिस्ट्री जो है वो आपको इंस्पायर करती है, हिस्ट्री जो है वो आपको आगाह करती है। क्लियर? हिस्ट्री से जो है वो आप गलतियों को सीख सकते हो, फिर से अपनी गलतियां ना दोहराइए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हिस्ट्री में जो घटित होना है वो हो चुका है, बस ये आप लोगों को सिखा सकती है। यही कारण है, यही हिस्ट्री की कहीं ना कहीं सुंदरता है, यही हिस्ट्री की जो है वो ब्यूटी है। तो ये थे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पूछे हुए कुछ प्रश्न। अब कल के लेक्चर में हम लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हमने कल्चर ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। अब हिस्ट्री का जो तीसरा एस्पेक्ट है, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री,
बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक या दो क्वेश्चन भी हम लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि मेंस में प्री की तरह कहानी नहीं है कि प्री में हमें 100 में से 60 ही क्वेश्चन करने हैं या 55 करने हैं या 50 करने हैं, जिस तरह से पेपर का लेवल है। मेंस में हम लोगों को जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर? तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे उतने ही मार्क्स आने की संभावना रहेगी। तभी कहा जाता है प्री और मेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। मेंस में कुछ नए सब्जेक्ट जो हम लोगों को एड ऑन होते हुए देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको कंक्लूड करते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा हिमाचल प्रदेश जीके तूफानी पहाड़ी, उसको जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, कोर्सेज से संबंधित भी है, फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं, और बाकी जो सारी चीजें कहाँ से आपको मिलेंगी आप वहां से भी ले सकते हो। तो चलिए कल फिर हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।